नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और हम साइंस के अंदर पढ़ रहे थे ध्वनि का एक भाग हमने पढ़ दिया है। आज हम ध्वनि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ध्वनि जो है, हम ध्वनि का वेग हमने पीछे पढ़ा था। तो ध्वनि की जो चाल है वो किन किन भौतिक राशियों पर उनका प्रभाव होता है। देखिए, सबसे पहले दाब का प्रभाव है। तो ताप समान होने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ताप समान है तो ध्वनि की चाल जो है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दाब को चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे हम ताप का प्रभाव। देखिए, ध्वनि पर ताप का प्रभाव बहुत पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यानी अगर ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्द्रता का प्रभाव। देखिए, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जिस वायु के अंदर नमी की मात्रा होती है उसका जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। मतलब आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल जो है वो घटेगी, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आगे गैसों में ध्वनि का वेग। देखिए, गैसों में ध्वनि का वेग जो एक फॉर्मूला है, V बराबर अंडर रूट, ये है गामा RT अपॉन M, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से है V बराबर में, तो ये गामा RT अपॉन M, ये अंडर रूट है। ये ध्वनि का फॉर्मूला है, अगर वेग का फॉर्मूला है यदि हमें गैसों में ध्वनि का वेग निकालना है। देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम चेंज करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हम जानते हैं एक आदर्श समीकरण क्या होती है, PV बराबर MRT अपॉन M। और यहाँ से अगर हम आगे देखिए, अगर हम यहाँ से RT के और इस M को अगर हम बटे में लाएं तो ये बटे में आ गया, ठीक है, PV अपॉन M। और हम जानते हैं आगे PV अपॉन M, क्योंकि हम जानते हैं कि M अपॉन जो V है, M अपॉन V यानी M अपॉन V का मान P होता है, ठीक है, ये होता है P। तो यहाँ पर यहाँ M अपॉन V का मान यहाँ रो होता है, ये रो है, ये रो है। और यहाँ पर रो रखेंगे तो रो अपॉन यानी P अपॉन रो आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो वेग है वो निकल के क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला बताया था गामा RT अपॉन M, ठीक है। अब देखिए, RT अपॉन M की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, RT अपॉन M की वैल्यू जो है वो आ रही है गामा रहेगा। RT अपॉन M की वैल्यू जो है वो यहाँ पर P अपॉन रो है, P अपॉन रो। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया अंडर रूट गामा P अपॉन रो, ये होगी वेग निकालने का फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ गामा क्या है, गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है, या इसको हम गामा को रुद्धोष्म गुणांक भी कह सकते हैं, क्योंकि CV अपॉन CP, ठीक है। ये जो है विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है। ये तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा जो विशिष्ट ऊष्मा है, और ये स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला, जो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि V बराबर गामा P अपॉन रो, ठीक है। अब देखिए आगे है यहाँ पर R। देखिए R की वैल्यू, R क्या है, देखो R को हम सार्वत्रिक गैस नियतांक बोलते हैं। इसकी वैल्यू 8.134 जूल मोल प्रति मोल केल्विन। T जो है ये सेंटीग्रेड तापमान है, जो कि तापमान लगभग रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस में है। M जो है गैस का अणुभार है, P गैस का दाब है पास्कल के अंदर, और यहाँ पर जो V है गैस का आयतन है, छोटा m जो है गैस का द्रव्यमान है, रो माध्यम का घनत्व है। अब देखिए, बात करते हैं हम आगे। वायु में ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर प्रति सेकंड है,
ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। और हम बात करें हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1264 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब हम बात करते आगे ठोसों में ध्वनि का वेग। देखिए ये वेग का फॉर्मूला है v बराबर √k/ρ। के यहाँ पर ठोस का यंग गुणांक है और जो रो जो है वो ठोस का घनत्व है। अब देखिए यह बात करते हैं हम एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल, क्योंकि एल्यूमिनियम ठोस है, स्टील ठोस है, लोहा ठोस है। अब इनके अंदर देखिए ध्वनि की चाल, तो एल्यूमिनियम ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड। आपको ये आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हम द्रव में ध्वनि की चाल। देखिए द्रव में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला क्या है, k/ρ। तो k यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है द्रव का, और जो ρ है वो द्रव का घनत्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध जल में ध्वनि का वेग 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है और नमकीन जल में ध्वनि का वेग 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, शुद्ध जल में ध्वनि का वेग कितना है, शुद्ध जल में ध्वनि का वेग है 1498 मीटर प्रति सेकंड और नमकीन जल में ध्वनि का वेग है 1531 मीटर प्रति सेकंड। अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं। देखिए किसी ध्वनि तरंग के 3 लक्षण होते हैं। आवर्ती उसमें होता है, आयाम होता है और वेग होता है। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, आयाम एम्पलीट्यूड और वेग स्पीड होती है। ये 3 इसके गुण होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कुछ और परिभाषाएं। देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा। देखिए ध्वनि संचरण के समय जहां माध्यम के कणों का दाब घनत्व अधिक हो, वह क्षेत्र संपीड़न, और जहां दाब व घनत्व कम हो वह क्षेत्र विरलन कहलाता है। यानी कि जो भी कोई भी माध्यम है, उस माध्यम के कणों का अगर दाब ज़्यादा है, अगर उसका घनत्व ρ ज़्यादा है तो वो कहलाएगा संपीड़न। वो क्या कहलाएगा, वो संपीड़न कहलाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर जहाँ पर दाब कम है, घनत्व भी कम है, तो वो कहलाता है विरलन। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विरलन कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि ये वाले 2 सुरंग हैं। ठीक है, या फिर गर्त हैं। ये 2 सुरंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इस प्रकार से ये तरंग चलती है। ये तरंग की जो है मतलब इस प्रकार से तरंग चलती है। अब बात करते हैं हम आगे, आवर्ती क्या होती है। देखिए आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एकांक समय में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवर्ती कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आवर्ती का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, या फिर आवर्ती का जो फॉर्मूला है दोलनों की संख्या बटे दोलनों में लिया गया समय, जो कि सेकंड में होगा। ठीक है, ये आवर्ती होगी। अब हम बात करते हैं आगे आवर्तकाल की। 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विरलनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को दोलन का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे T से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जिस प्रकार तरंग चलती है, ये इस प्रकार से ये तरंग चल रही है, इस प्रकार से तरंग चल रही है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और वापस वहाँ यहाँ तक आने पे ये पूरा एक दोलन है यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोलन है। यानी 2 क्रमागत संपीड़नों या 2 क्रमागत विवरणों। देखिए ये यहाँ से लेकर ये 2 संपीड़न है, तो यहाँ से लेकर ये जो इतना टाइम ले रहा है यहाँ तक जाने में, ये एक आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से, इसके मतलब ये विरलन हो गया, तो यहाँ विरलन से यानी ये विरलन के सिरे हो गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है एक आवर्तकाल। अब देखिए आवर्तकाल जो है उसका SI मात्रक जो होता है सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध क्या है। आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल होता है, मतलब न्यू बराबर 1/T होगा।
न्यू बराबर 1/t होगा। अब देखिए आयाम क्या होता है, आयाम का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड, यानी कि मूल स्थिति से माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप, ये अधिकतम विस्थापन जो यहाँ पर हो रहा है ये कहलाता है आयाम। देखिए वेग, वेग क्या होता है, तरंग में किसी बिंदु संपीड़न या विरलन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जितना मतलब दूरी है, अगर वो दूरी 1 सेकंड में जितनी दूरी यहाँ तक तय करेगी एक, तो ये कहलाती है तरंग वेग। इसे v से लिखते हैं तो v बराबर दूरी बटे समय यानी कि लैम्डा बटे t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये जो है लैम्डा जो है, अब जानते हैं 2 सुरंगों के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम ले रहा है वो कहलाता है तरंग वेग। अब बात करते हैं हम आगे। देखो ये तरंग वेग जो है, इसकी समीकरण जो कैसे बनती है, हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय यानी लैम्डा बटे टी, आवर्तकाल टी है, यहाँ पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/t को अलग कर लेंगे, 1/t की वैल्यू होती है न्यू, तो यहाँ न्यू रख देंगे, यानी कि v बराबर जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है v बराबर लैम्डा न्यू, यानी कि वेग बराबर में तरंग दैर्ध्य गुणा में आवर्ती होगा। ठीक है, यानी इसी को हम तरंग समीकरण कहते हैं। अब देखिए चूंकि माध्यम में तरंग का वेग हमेशा नियत रहता है, तो वेग जो है कांस्टेंट यानी k मान लेते हैं, यानी वेग बराबर क्या होता है, लैम्डा न्यू है, तो वेग को हमने k मान लिया, ये लैम्डा न्यू हो गया यहाँ पर। फिर क्या करें, यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये लैम्डा बटे में चला जाएगा, यानी k अपॉन लैम्डा यहाँ से निकलता है, क्योंकि k कांस्टेंट है तो ये समानुपात में बदल जाएगा। तो v जो है, वेग जो है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा यानी किसी भी माध्यम में तरंग की आवर्ती बढ़ती है, सॉरी न्यू है, ये न्यू है, यानी ये वेग नहीं है, ये आवर्ती है। आवर्ती जो है, क्योंकि वेग तो यहाँ कांस्टेंट है ना, तो आवर्ती जो है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्ती बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवर्ती बढ़ेगी। तो किसी माध्यम में तरंग की आवर्ती अगर बढ़ती है, तो तरंग दैर्ध्य घटता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटेंसिटी यानी तीव्रता। 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी 1 सेकंड के अंदर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जितनी जो ध्वनि ऊर्जा निकलेगी उसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का संबंध उसकी ऊर्जा से होता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा होती है। इसे हम आई से लिखते हैं। अब देखिए तीव्रता और प्रबलता लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अर्थ क्या है कि कानों की संवेदनशीलता की माप ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। यानी कान जो है हमारे किस ध्वनि के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ध्वनि को किस प्रकार से सुन सकते हैं, तो ये कहलाती है प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता को हम माप नहीं सकते। ध्वनि की प्रबलता तरंग की ऊर्जा की तुलना में हमारे कानों की संवेदनशीलता पर अधिक निर्भर करती है, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता ऊर्जा के बजाय वो हमारे कानों की जो संवेदनशीलता है उस पर निर्भर करती है। अब देखिए ध्वनि अगर तेज़ सुनाई दे रही है मतलब प्रबलता ज़्यादा है, अधिक है। ध्वनि कम सुनाई दे रही है, इसका मतलब प्रबलता कम है। देखिए ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आई समानुपाती ए स्केयर। आई यहाँ पर इंटेंसिटी या प्रबलता है और ये समानुपाती है आयाम के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, अर्थात जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता ज़्यादा होगी। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि भी मंद होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए मैंने आरेख हैं। ये प्रबल ध्वनि है क्योंकि इसके अंदर आयाम, देखिए आयाम ज़्यादा है। ये आयाम जो है, ये वाला आयाम, ये आयाम ज़्यादा है, ऊंचाई में ज़्यादा है, तो ये प्रबल ध्वनि है। अगर यहाँ पर आयाम कम है, आप देख सकते हैं ये जो आयाम है ये कम है, तो यहाँ पर ये मृदु ध्वनि है, यानी कि मंद ध्वनि है। अब देखिए तारतव क्या होता है, पिच। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उससे तारतव कहते हैं। मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी भी ध्वनि को किस प्रकार से अनुभव कर रहा है। ठीक है, यानी किस प्रकार से ध्वनि ज़्यादा तीखी है, मोटी है, बारीक है,
तो मतलब कह सकते हैं तारतव ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि बारीक या मोटी सुनाई पड़ती है। मतलब ध्वनि को हम बारीक और मोटी में तुलना कर सकते हैं। तारतव को मापा नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तारतव ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है और आवृत्ति भी उतनी अधिक होती है और उसका तारतव भी अधिक तो होता है। मतलब आवृत्ति जो है वो तारतव के समानुपाती है। मतलब तारतव अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो तारतव भी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है जी, इसी प्रकार किसी ध्वनि का तारतव कम है तो उसकी आवृत्ति भी क्या होगी, कम होगी। आगे बढ़ते हैं। मतलब उच्च आवृत्ति है तो उसमें उच्च तारतव होगा तो बारीक ध्वनि होगी। ठीक है, आवृत्ति ज़्यादा है तो क्या होगा, तारतव ज़्यादा होगा, बारीक ध्वनि होगी, मतलब पतली ध्वनि होगी, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, लड़की की आवाज़। अगर निम्न आवृत्ति है तो निम्न तारतव होगा, मोटी ध्वनि होगी, जैसे शेर की दहाड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर तारतव जो है यानी कि आवृत्ति का मतलब बार बार कंपन होना। देखो कंपन यहाँ पर बिल्कुल कम है, देख लिया आप बहुत विस्तार से, और ये देखो बिल्कुल पास पास है, मतलब इसमें आवृत्ति ज़्यादा है, कंपन ज़्यादा है, तो ये इसका उच्च तारतव है और ये बारीक ध्वनि होगी। यहाँ पर तारतव कम है, आवृत्ति कम है, तो यहाँ पर क्योंकि तरंग की यहाँ पर आवृत्ति नहीं हो रही, यहाँ पर आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में इसका तारतव ज़्यादा होगा, आवृत्ति ज़्यादा है तो जो ध्वनि है वो बारीक यानी कि पतली सुनाई देगी, यहाँ पर मोटी ध्वनि होगी। अब देखिए यहाँ पर आएगा लिखा प्रबल है, यहाँ पर प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबद्ध है। यानी कि प्रबल ध्वनि में ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो अधिक दूरी तक चल सकती है। उत्पादक स्रोत से निकलने के बाद ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं, अर्थात दूरी के साथ ध्वनि क्षीण होती है। मतलब जो प्रबलता है, प्रबलता के साथ में दूरी का संबंध है। मतलब अगर यहाँ पर क्या होगा कि प्रबलता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/, दूरी के, मतलब दूरी के एक व्युत्क्रमी। मतलब प्रबलता ज़्यादा है तो यहाँ पर दूरी कम होगी, अगर दूरी ज़्यादा है प्रबलता कम होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लिखा मैंने, प्रबलता व्युत्क्रमानुपाती 1/, दूरी। ठीक है, अब देखिए ध्वनि की गुणता क्या होती है, टाइम्बर। ठीक है, ध्वनि की गुणता का मतलब होता है, गुणता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर दो समान तारता और समान प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद किया जा सकता है। अब देखिए ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं हमेशा, तो ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल। देखिए अब कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सामान्य श्वास जो है वो 10 डेसिबल में होता है, मंद फुसफुसाहट जो होती है 30 डेसिबल होता है, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल, और जो फैक्ट्री वगैरह है, उद्योगों का जो शोर है वो 80 डेसिबल तक होता है। अब देखिए 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायक होती है, यानी 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि जो है वो प्रबल होती है। देखिए ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ध्वनि तरंगे आवर्ती प्रास के आधार पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 श्रव्य तरंगे, इसे हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। तो ये श्रव्य तरंगे क्या होती है, वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, सॉरी यहाँ कान आएगा, कान सुन सकता है, श्रव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। ये निम्नतम व उच्चतम आवृत्तियों की श्रव्यता की सीमाएं कहलाती है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में परास के अंदर ये काम करती है। अब बात करते हैं, उदाहरण देखिए इसके क्या है, श्रव्य तरंगे के कंपित वायुस्तंभ, स्वरित्र द्विभुज, वायलिन की ध्वनि आदि। अब देखिए दूसरी है अपश्रव्य या अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासाउंड। अपश्रव्य या अवश्रव्य वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों को सुना नहीं जा सकता, यानी जिन तरंगों को हम सुन नहीं सकते वो कहलाती है अपश्रव्य या अवश्रव्य। उदाहरण देखिए भूकंप तरंगे, ज्वालामुखी विस्फोट जो है उससे पैदा तरंगे, व्हेल जो है, गेंडे, हाथियों में उत्पन्न तरंगे आदि जो है ये कहलाती है अपश्रव्य या अवश्रव्य तरंगे। अब देखिए प्राश्रव्य तरंगे तीसरी है अल्ट्रासाउंड। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है,
पराश्रव्य तरंगें कहलाती है। उदाहरण देखिए, चमगादड़, बिल्लियाँ, कुत्ते, कुछ पक्षी, कुछ कीट, डॉल्फिन, पोर्पोइज, चूहों आदि द्वारा उत्पन्न तरंगें, ये कहलाती है पराश्रव्य तरंगें, यानी ये अधिक आवृत्ति की तरंगें पैदा करते हैं। अब देखिए, पराश्रव्य तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं हम। वायु में पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो होती है 1.6 से कम होती है। ठीक है, आगे हम जो है अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।